Hello everyone, I hope you all are doing well. This side Rahul. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिकोडर सीरीज जिसमें हमने अभी तक मल्टीपल थीम्स डिस्कस किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करेंट अफेयर्स हो। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना इसको लेकर मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तक हमने जितने थीम्स डिस्कस किए हैं अक्रॉस दी वीडियोस एंड एक शॉर्ट में, क्या आप उसको एक जगह इकट्ठे नहीं बता सकते हो, फिर आप फर्दर प्रोसीड कर लेना। तो मैंने आज डिसाइड किया कि वही मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। पहला जो थीम हमने डिस्कस किया वो था मेजर क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स, जो कि 2011 में एक क्वेश्चन आपको दिखा था एंड 2020 में आपको एक क्वेश्चन दिखा था, मतलब आफ्टर 9 ईयर्स। और थीम सेम है, मेजर क्रूड ऑयल बेंचमार्क्स। ठीक है। और इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल के बारे में पहले पूछा था एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट सीधा पूछा था कि किस से रिलेटेड है। ओके। और ऑयल जो है लगातार न्यूज़ में है। जो बेंचमार्क्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रसिया से जो इंडिया ऑयल खरीदती है वो दुबई ऑयल बेंचमार्क पे खरीदती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस पर क्वेश्चन इस साल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये मैंने बताया था, दुबई क्रूड ऑयल बेंचमार्क जो है, और रसिया शिफ्ट्स टू दुबई बेंचमार्क इन इंडियन ऑयल डील सोर्सेस, मतलब ये पुराना आर्टिकल है बट ये लगातार न्यूज़ में, ऑयल जो इंडिया इंपोर्ट करती है। पहला थीम है ये करेंट अफेयर्स से। ठीक है। फिर हम आते हैं सेकेंड थीम पे। मैंने ज्योग्राफी में एक टॉपिक बताया था, बोला था यूपीएससी का एक ही डेट जो है वो फिक्स है, आई मीन उस पर क्वेश्चन आपको लगातार दिखेंगे। जैसे 2019 में, 2022 में, आई थिंक 2024 में भी आया था। 2024 में। ठीक है। सॉरी 2020, हाँ यस 2020, 2024 हो गया ना। तो हम देख सकते हैं कि 21 जून पे क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट करता है। और क्वेश्चन किस तरीके से होता है, 21 जून के दिन जो सन के अराउंड अर्थ की जो प्लेसमेंट होती है और स्पेशली जो लैटिट्यूड्स हैं, तो सन रेज कैसे पड़ता है, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है। ठीक है। आप देख सकते हो, आपके सामने ही सबूत है। तो ये एक थीम है जो ज्योग्राफी में रिपीट होता है। ठीक है। देन जो है एक थीम है पॉलिटी में, फिफ्थ स्केड्यूल। इस पे क्वेश्चन रिपीट होता है 25 में, 22 में, 19 में एंड 2015 में। फिफ्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल, फिफ्थ स्केड्यूल एंड फिफ्थ स्केड्यूल। सो ऑल टुगेदर एक टॉपिक है स्केड्यूल में, टोटल 12 स्केड्यूल्स हैं। फिफ्थ स्केड्यूल सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और जो लैंग्वेज वाला है, जो 22 लैंग्वेजेस वाला है, वो 10th स्केड्यूल। ऑल टुगेदर देखो तो फिफ्थ, सिक्स्थ इसके साथ ही आ जाता है। देन जो है सेवन्थ, जिसमें कि लिस्ट्स हैं मल्टीपल जो है। उसके बाद एट्थ में लैंग्वेजेस, और इसको कनेक्ट करना है क्लासिकल लैंग्वेज से भी क्योंकि ये न्यूज़ में है। एंड उसके बाद नाइन्थ में जुडिशियल रिव्यू लगेगा नहीं लगेगा, इस पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और 10th स्केड्यूल, क्योंकि एंटी डिफेक्शन भी न्यूज़ में रहता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फिफ्थ स्केड्यूल हो जाता है। ओके। देखना है सारा 1 to 12 देखना है, बट सबसे ज़्यादा समय इसको देना है। ठीक है। सो ये हो गया थीम तीसरा। देन द फोर्थ थीम वाज ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। यस आई रिमेंबर। ये है जितने भी एक्ट्स पढ़ते हैं, कॉलोनियल एरा में जो एक्ट्स पास हुए थे, फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके अप टिल जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, टिल देन आपने मल्टीपल एक्ट्स देखे हैं और उससे याद रख पाना बहुत मुश्किल होता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही। और 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस प्लस पीवाईक्यूज हमें देखना होता है उसमें। वी कैन नॉट रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, बट देयर आर सम एक्ट्स जहाँ पे आपको मतलब 2-3 से ज़्यादा प्रोविजंस आपको देखना पड़ेगा, और वो है 1919 एक्ट एंड 1935 एक्ट। ठीक है। सो इसको ध्यान से देखना, 21, 24, 18, 22, 12, ठीक है, 22, 15, मल्टीपल क्वेश्चंस इन दो एक्ट्स पे पूछे गए। ओके। देन वी मूव टू एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में कल मैंने 3 थीम्स डिस्कस किए थे। अशोकन इंस्क्रिप्शन, जिसमें मेजर जो अशोकन एडिक्ट्स हैं उसे हमें देखना है, उसका लोकेशन क्या है, उस पर क्वेश्चन फ्रेम होता है। देन वी हैव सेकेंड जो थीम हमने देखा वो इंडस वैली जो साइट्स हैं उस पर क्वेश्चन पूछता है, और जो मेजर इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं उस पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, जैसे डांसिंग गर्ल पे क्वेश्चन पूछा था। ओके। देन वी सॉ अ क्वेश्चन ऑन धोलावीरा। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। फिर उसके बाद वी हैव द थर्ड जो थीम मैंने डिस्कस किया था, साइट्स पे मेनली आपको दिखेगा
पोर्ट्स पे क्वेश्चन रिपीट होता है। सो ऑल टुगेदर आपको जो एंशियंट पोर्ट्स हैं वो प्रिपेयर करके रखना है। जैसे PYQ तो एटलीस्ट आपको करके रखना है, ठीक है। सो यही है जो टोटल अभी तक हमने थीम्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा मैंने वर्ल्ड मैप कह लो मैपिंग सीरीज के लिए बोला था, उसमें टोटल 5 to 6 थीम्स डिस्कस किए थे जिस पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। उसके लिए प्रॉपर वीडियो है इसी चैनल पे, आप चेक कर सकते हो। 28 या 29 दिसंबर के आसपास मैंने पोस्ट किया था। और स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पे भी मैंने 4 जो थीम्स है उसको डिस्कस किया था, वो भी 1 जनवरी के आसपास मैंने पोस्ट किया है, तो उसको भी आप देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया कि मोस्टली 4 थीम्स पे यूपीएससी स्कीम्स या इनिशिएटिव्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम करता है। सो यही है ऑल टुगेदर, इतना ही हमने अभी तक डिस्कस किया है। आप एक पेज ले लो और इन थीम्स को लिख लो, और ख़ास करके जब आप लास्ट टाइम रिवाइज कर रहे होंगे ना, लास्ट जो आपका लैब चलता है या 1 या 2 दिन पहले जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, तो इन टॉपिक्स को, इन थीम्स को ज़रूर अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अभी तो हमने इतने ही थीम्स आपको दिखाए हैं। मैं अभी सब्जेक्ट वाइज जा रहा हूँ एंड डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगा। और इस तरह से 60-70 ही थीम्स है जिस पे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, और अभी मैंने कुछ ही थीम्स दिखाए हैं, ठीक है। और आपको वो जॉट डाउन करते जाना है, और सारे सबूत सामने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने है। अभी आपके पास 3 महीने से ज़्यादा है, 4 महीने ऑलमोस्ट कह लो, तो 4 महीने हैं तो आपके पास समय है, तो इन थीम्स पे और अच्छे से काम किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा वी हैव टुडेज करेंटली, हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वीडियो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये चैनल होने वाला है, ठीक है। सो टोटल आज हम 5 आर्टिकल्स देखेंगे, और पांचों आर्टिकल्स को लिंक किया जाएगा विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके साथ साथ बेसिक्स भी डिस्कस होगा, स्टैटिक पार्ट जो होता है इन टॉपिक्स का, जैसे कि कॉपर क्रंच जो है न्यूज़ में है, तो कॉपर एज अ बोल सकते हो ना मेटल, वो न्यूज़ में है। और यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि कोई भी मेटल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है उस पे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है लगातार। देखो 2 बार, 2 सालों में 2 बार दिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोबाल्ट पे क्वेश्चन आया था, एंड देन यूपीएससी आस्क्ड अबाउट जो है लिथियम निकल, इन पे क्वेश्चन फ्रेम किया था। वैसे डायमंड भी डाल दिया, बट लिथियम निकल पे भी आप देख सकते हो। और पूछ रहा है, एक ट्रेंड है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो हो सकता है आपको दिख जाए कि पूछे कि कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अभी कौन है दुनिया में, ठीक है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को करो सॉल्व मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में आपको ये लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन 2023 का है कि कोबाल्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, और देखो इसको लिंक किया है प्रॉपरली। थोड़ा सा हिंट जो यूपीएससी छोड़ता है, कोबाल्ट अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट कौन सी कंट्री है जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल से, और कॉपर क्रंच इसी से रिलेटेड है, जिसे हम अच्छे से देखेंगे। फाइन, आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। ओके, देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन जो 2025 में आया था। आपको ये बताना है कि क्या बोत्सवाना में मतलब डायमंड मिलता है, क्या ये दुनिया में फेमस है इसके लिए। अभी यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, क्या डायमंड मिलता है अच्छा खासा, चिली में लिथियम मिलता है, इंडोनेशिया में निकल मिलता है, तो आप इसे बता सकते हो। यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर होता ना तो मे भी इस क्वेश्चन में आप गलती कर देते, बट रिसोर्स रिच ही लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो मिलता ही होगा, वैसे भी आप मैट लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फाइन, तो ये 2 क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब कॉपर क्रंच की बात आती है, क्यों कॉपर क्रंच है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो ये ईवी रिवॉल्यूशन हुआ है ना, तो ईवी रिवॉल्यूशन में आप देख रहे हो कि ट्रांसपोर्टेशन रीशेप कर रहा है। डीजल पेट्रोल जो जिस पे चलती थी, अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे जो इसने प्रभाव छोड़ा है, उसके अलावा इसने मेटल्स इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, और इसकी वजह से कुछ मेटल्स का डिमांड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कि कोबाल्ट है, निकल है, लिथियम है, जैसे यहाँ पे बैटरी स्टोरेज के लिए लिथियम का यूज़ होता है, ठीक है। कॉपर को भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है इस मतलब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, इसमें आपको पता चलेगा, आगे मैं अच्छे से बताता हूँ। सो जो ईवी बूम है इज शार्पली इंक्रीजिंग कॉपर डिमांड। ईवीज जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं,
यूज 4-5 टाइम्स मोर कॉपर देन पेट्रोल डीजल व्हीकल्स। अब ये 4-5 गुना ज़्यादा पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल्स होते हैं उससे ज़्यादा यूज़ करता है। ठीक है। डिमांड इज राइजिंग फास्टर देन सप्लाई। अब देखो कॉपर माइंस के साथ इशू क्या है कि एक तो एक्सप्लोरेशन का इशू है, ठीक है, मिलता नहीं है, एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन चाहिए सो दैट आप कॉपर निकाल पाओ माइन से। तो प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है कॉपर को निकालने का। ठीक है। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग माइंस है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और अभी क्या हुआ ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से डिमांड इसका बहुत बढ़ गया। तो जिस हिसाब से डिमांड बढ़ा है उस हिसाब से सप्लाई है ही नहीं, तो कॉपर क्रंच दुनिया में दिख रहा है। ठीक है। सो कॉपर इज बिकमिंग ए स्ट्रैटेजिक मिनरल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अब यूज क्या है कॉपर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज एंड मोटर्स में आप इसे यूज करते हो। चार्जिंग, और इसकी आपको पता है ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, कॉपर के का तो जानते ही होंगे ना, अच्छा एक कंडक्टर है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इसको यूज करते हो। पावर ग्रिड्स एंड ट्रांसमिशन लाइंस में इसको यूज करते हो। वायर वगैरह बनता है ना कॉपर का, फाइन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स में आप इसको यूज करते हो। ऑल टुगेदर आपको समझ आ गया होगा कि क्यों 4-5 टाइम्स इसका यूसेज बढ़ गया है व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉपर ऑर्स के बारे में भी जान लो। 2023 में एक क्वेश्चन इलेमिनाइट पे आया था, किस चीज़ का ओर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैंने इसे भी इंक्लूड कर लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जानना है चैल्कोपाइराइट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर और है। ये भी लिखना है तो लिख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कह लो, ये तो इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है यही है। चिली जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का, इवन रिजर्व्स हाईएस्ट भी चिली में ही है। देन वी हैव डीआरसी। डीआरसी में कोबाल्ट भी मिलता है एंड कॉपर भी मिलता है, बट कोबाल्ट तो आपने देखा 3/4 मिल रहा है। कॉपर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन वी हैव पेरू। फाइन। तो ये तो डेफिनेटली लिख लेना। और कॉपर क्रंच की वजह से अभी इस साल में देखो तो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर ये बहुत न्यूज़ में है और इनके प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं। ईटीएफ्स आपने देखा होगा। तो हमें इतना समझना था कॉपर का यूसेज क्या है, इसके पीछे जो इसका क्रंच आया है क्या है, ठीक है, यूसेज, एंड देन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है कॉपर जो दुनिया में है अक्रॉस द वर्ल्ड देखो तो, एंड इम्पॉर्टेंट ओर्स। इससे ज़्यादा आपको क्या जानना है, इतना सा ही जानना है। अब दुनिया भर की बातें इस पर हमें नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। सेकेंड आर्टिकल है गवर्नर अल्टर्ड जो है पॉलिसी एड्रेस सेज केरला सीएम। सेम चीज़ें आपको तमिलनाडु में भी दिखी। तो एक चीज़ समझो कि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे भेजती है अपॉइंट करके, एंड गवर्नर को माना जाता है मतलब कि जो है सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है इन स्टेट। ठीक है। और जब सेंटर में डिफरेंट कॉलिशन या पार्टी की सरकार होती है और स्टेट में डिफरेंट होती है तो ऐसे इश्यूज आपको लगातार दिख जाते हैं। तो इसको देखने से पहले, इसको समझने से पहले आर्टिकल जो है, रिस्पेक्टिव आर्टिकल जो हम रिवाइज करेंगे पॉलिटी के मतलब कि इस आर्टिकल से, उसको देखने से पहले पहले ये क्वेश्चन करो। एंड सिंपल क्वेश्चन, कस्टमरी जो एड्रेस होता है गवर्नर पे उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेटमेंट डाला हुआ है। 2019 का ये क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोगों को, अटेम्प्ट करो, फिर हम इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फाइन, बढ़ूँ आगे। अच्छा, मैं एक बार बता देता हूँ कि कितने करेक्ट हैं, कौन से करेक्ट हैं। गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। क्या गवर्नर ऐसा करता है कि कस्टमरी एड्रेस जो है वो फर्स्ट सेशन या जब सरकार बनकर आती है तो वो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस फर्स्ट सेशन जो है कमेंसमेंट सेशन ऑफ द ईयर उसी की बात हो रही है। तो क्या ऐसा गवर्नर करता है, उसके पास पावर है। और सेकेंड है कि व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डजंट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ठीक है। तो आप अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, चलते हम आगे। समरी सिंपल है। कंट्रोवर्सी ये हुआ कि जो गवर्नर का कस्टमरी एड्रेस है ना टू द स्टेट लेजिस्लेचर which is constitutionally mean to present the elected government's policies, not the governor's personal views. Basically जो गवर्नमेंट है केरला में, जैसे लेफ्ट जो है केरला में आपके लेफ्ट पार्टी जो है उनकी गवर्नमेंट है, एंड टीएन में डीएमके की है। दोनों
जो है बीजेपी से उनका, बीजेपी के अपोज उनके आइडियोलॉजिकल व्यूज डिफरेंट हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि गवर्नर के ऊपर आरोप लग रहा है, दोनों गवर्नर्स के ऊपर, केरला और तमिलनाडु में, कि जो कैबिनेट ने उनको दिया था कस्टमरी एड्रेस के लिए इनपुट्स जिस पे उन्हें बोलना था, उससे उन्होंने डिफरेंट चीज़ें बोली। अब मुझे समझना है, मुझे नहीं जाना है पॉलिटिक्स में क्या है नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनली देखना है कि गवर्नर के पास क्या पावर है और जो इनपुट्स है वो किस बेसिस पे दिया जाता है। सो लेट अस सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हम देखते हैं। आर्टिकल 176, द गवर्नर एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। अगर है किसी स्टेट में, कितने स्टेट्स हैं बताना कमेंट सेक्शन में जिनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये सब धीरे धीरे जो करवाता है उनसे रिवीजन होता है, आप बार बार देखोगे तो आपको बार बार वो याद रहेगा और बहुत फैक्चुअल होती है ये चीज़ें, ठीक है। सो आर्टिकल 176 कहता है कि गवर्नर एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ईच ईयर एंड आफ्टर द जनरल इलेक्शंस। सेम चीज़ें प्रेसिडेंट को भी पावर है अंडर आर्टिकल 87। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जब आप 72 के बाद जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रेसिडेंशियल पावर मिला हुआ है, प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल्स हैं कह लो टू बी प्रिसाइज, प्रेसिडेंट को जो पावर्स दी गई हैं या कैबिनेट वाली जो चीज़ें हैं, उसमें आपको क्या करना है, मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर 176 है ना, में माइनस करो 87। अगर कई लोगों को सेपरेटली याद करना पड़ता है ना, तो सेंटर और स्टेट के लिए सिंपल एक फॉर्मूला है, जो 87 है उसमें 89 ऐड करो, 6 होगा, और 88 176। सो यहाँ पे फॉर्मूला 89 है जो ऐड करना होता है, तो वो जो सेंटर के लिए वो स्टेट के लिए हो जाएगा, मतलब यूनियन के लिए जो है वो स्टेट के लिए हो जाता है। देख लो इस दोनों का डिफरेंस 89 है। मेरा सी सेट ठीक है। ये एक्सप्लेन करना है मुझे कि सेम प्रोविजन प्रेसिडेंट के पास भी है, वो भी एड्रेस करते हैं, कस्टमरी एड्रेस उनका भी होता है, चाहे वो फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर हो जिसमें आपको पता है बजट सेशन मेनली कहते हैं, और दूसरा होता है कि नई सरकार जब आती है तो वो जो है इस तरह से एड्रेस करते हैं। अगर दोनों हाउस है तो दोनों हाउस को, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर एक हाउस है तो उसमें, और पार्लियामेंट में तो आपको पता ही है कि दोनों हाउसेस को एड्रेस साथ में करा जाता है, ठीक है। सो जब वो एड्रेस करते हैं तो नेचर ऑफ द एड्रेस की अगर बात की जाए तो प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट कैबिनेट इसे प्रिपेयर करती है। मैं अभी गवर्नर की बात कर रहा हूँ, तो जो आप बोलने वाले हो कस्टमरी एड्रेस में, वो कौन प्रिपेयर करता है? कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट। और आपको पता है कि एड एंड एडवाइस पर ही गवर्नर काम करता है, ये कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी आया और आर्टिकल जो है प्रॉपर लिखा हुआ भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आप बताना कि कौन सा आर्टिकल है जिसके बेसिस पे एड एंड एडवाइस पे गवर्नर जो है काम करती है, कैबिनेट के एड एंड एडवाइस पे, ठीक है। द गवर्नर इज बाउंड टू रीड द कैबिनेट अप्रूव्ड टेक्स्ट, एनी डेविएशन वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जो कैबिनेट है या जो मतलब इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, उसको आप ना उसके एड एंड एडवाइस पे काम करती है गवर्नर या प्रेसिडेंट। अगर उस चीज़ को आप वायलेट करते हो तो एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन कर रखा है उसके आप अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको पता होना चाहिए कि मोशन ऑफ थैंक्स हाउसेस में ये पास कराया जाता है जब कस्टमरी एड्रेस हो जाता है गवर्नर या प्रेसिडेंट का, ठीक है। अगर लोअर हाउस में मोशन ऑफ थैंक्स जो है उसमें आपको मेजोरिटी सरकार को नहीं मिलती है रिस्पेक्टिवली, अगर देखो तो एक तरह से उसके बाद सरकार को जो है मतलब रेजिग्नेशन करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर मॉरल प्रेशर होता है कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा रेयर केस ही है कि आपको देखने को मिलेगा। बट अगर राज्यसभा की बात करो तो अगर वहाँ मोशन ऑफ थैंक्स फेल हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट लोकसभा में अगर मोशन ऑफ थैंक्स में मेजोरिटी जो है वोट सरकार के हक में नहीं गई, मतलब कि प्रेसिडेंट के हक में जो है कस्टमरी एड्रेस हुआ और प्रेसिडेंट ने जो कस्टमरी एड्रेस किया उस फेवर में वोट नहीं पड़ा मोशन ऑफ थैंक्स में, तो एक तरह से मॉरल जो है ग्राउंड पे सरकार को इस्तीफा फिर देना पड़ेगा, नहीं तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन ले आएगी। समझ गए बेसिकली प्रोविजन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, सिमिलैरिटीज आपको दिखी सेंटर और स्टेट लेवल पे, और फिर जो है प्रिपेयर कौन करता है कस्टमरी एड्रेस को, और उसके बाद का प्रोसेस है मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। और लोअर हाउस जो होता है, जो
इलेक्टेड हाउस होता है वहाँ पे मेजोरिटी होनी चाहिए मोशन ऑफ थैंक्स के फेवर में, मतलब जो वोटिंग होगा। ओके, चले हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। पफर फीस, ये न्यूज़ में है। अगर आप देखो क्वेश्चन 4th नंबर जो क्वेश्चन है आज का 2024 का ही क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द एबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमॉन्ग देम? पॉइजनस स्पीसीज अमॉन्ग देम, वैसे यहाँ पे मैड लगेगा, कोई सोचने की बात नहीं है, बट एक ट्रेंड है, उसी को मैं दिखा रहा हूँ कि अगर हम इसे कवर कर रहे हैं पफर फिश को तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सो रीजन क्या है कि आपको 24 में क्वेश्चन दिखा, एंड पफर फिश एक फिश स्पेसी है। ठीक है, नाम में ही फिश है, वैसे बहुत सारे ऐसे नेम्स होते हैं जो फिश नहीं होते हैं, बट वो उसको इस तरह से नेम किया जाता है और हम समझ बैठते हैं कि वो फिश ही है। तो लेकिन पफर फिश इज अ फिश। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था कि एक फिश स्पेसी है, मैं नाम इसमें नहीं लूंगा, जो कि बर्ड, मतलब क्वेश्चन तो ये है कि बर्ड नहीं है इन चारों में से कौन सा, तो जो चार में से एक है ना, वो 2 बार यूपीएससी ने उस पर क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया कि सो दैट आई कैन शो दिस कि दिस स्पेसीज ऑफ फिश ना वो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के नज़र में, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, सो वी हैव दिस थिंग। पफर फिश न्यूज में है, पहले इन दोनों क्वेश्चन को आप कर लो 4th एंड 5th, तब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है डिस्कशन में। एंड डिस्कशन ये है बेसिकली पफर फिश क्या है कि एक फिश है, आपने इसको रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि ऐसा फिश स्पेसी है ये, जब आप इसके करीब जाओगे या इसको लगता है कि इसके करीब खतरा है तो ये खुद को इन्फ्लेट कर लेता है, मतलब खुद के स्टोमक में हवा भर लेता है और अपने साइज से 3-4 टाइम्स हो जाता है, आपने देखा होगा, उसी को पफर फिश कहते हैं। ठीक है, एंड इसका जो ऑर्डर है वो टेट्राडोंटी फॉर्म्स है। याद रखना है, लिखना है, ठीक है, नहीं रखना है तो ठीक है, हमें टॉक्सिन जो है इसके अंदर उस पर ध्यान देना है। ओके, सो बेसिकली इन इंडिया आपको ये पफर फिश रिवर सिस्टम्स, मतलब कि ऑलमोस्ट सारे रिवर सिस्टम में दिख जाएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड महानदी, मतलब अक्रॉस दी फ्रेश वाटर में ये मिलता है, और सेलाइन में भी मिलता ही होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो ये इसकी जो प्रेजेंस है हर जगह है ऑलमोस्ट। दे आर ऑफ्टन मिस्टेकनली सोल्ड विथ मिक्सड फ्रेश वाटर कैच। अब देखो ये मछली जैसा दिखता है, और भारत में अवेयरनेस कितनी है आपको पता ही है। तो इसको क्या करते हैं ना कि जब मछली पकड़ने जाते हैं, जो नॉर्मल फिश होते हैं, जो फिशरमैन है वो इसको भी पकड़ लेते हैं और इसको भी कंज्यूम जो है एज अ कंज्यूमर इसको भी कंज्यूम गलती से कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या है ना कि इसके अंदर एक टॉक्सिन होता है, टेट्रोडोटॉक्सिन, TTX, ये इंपॉर्टेंट है, टेट्रोडोटॉक्सिन, इसको लिखना है। और ये पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन है। न्यूरोटॉक्सिन का मतलब क्या है कि ये हमारे नर्व्स पे अटैक करता है। ठीक है, नर्व्स पे, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स है उस पर अटैक करता है ये टॉक्सिन, अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं। इट इज़ ए हीट स्टेबल, एंड देखो आपको पता है बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं, हम जो खाना कुक करते हैं, पकाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो खतरनाक माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, कुकिंग प्रोसेस के दौरान। बट ये जो टॉक्सिन है ना, टेट्रोडोटॉक्सिन, ये नहीं मरता है, ये हीट स्टेबल है। ओके, एंड जब हम इसे कंज्यूम करते हुए मतलब खाते हैं, अंदर जब जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये ब्लॉक करना शुरू कर देता है सोडियम चैनल्स इन नर्व्स, मतलब जब ये नर्व्स के पास पहुंचता है तो जो सोडियम चैनल्स है ना नर्व्स का, उसे ही ब्लॉक करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरीके से क्या होता है कि जो नर्व सिग्नल है ना उसका ट्रांसमिशन सही से नहीं हो पाता, जो सिग्नल्स नर्व्स हमारी बॉडी के डिफरेंट मसल्स को भेज रही है वो नहीं हो पाता। और इसकी वजह से क्या है आपको दिखेगा, टिंगलिंग, नंबनेस, वोमिटिंग, डिजीनेस इसके सिम्टम्स हैं, और मसल पैरालिसिस तक जा सकता है। इवन हेल्थ क्राइसिस जो है, मेजर हेल्थ क्राइसिस के तरफ आप बढ़ सकते हो, जैसे कि रेस्पिरेटरी फेलियर है या डेथ तक भी इवन हो सकता है। और इसके लिए कोई एंटीडोट नहीं है, सपोर्टिव केयर ही आपको मिलता है। फाइन, अब ये न्यूज़ में क्यों है, तो साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इंडिया में इस तरह से एक केस देखा है गुजरात में, जहाँ पे एक इंसान ने इस तरह से मछली पफर फिश कंज्यूम किया और उसको ऐसे सिम्टम्स दिखे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था पफर फिश। टॉक्सिक जो चीज़ें होती है यूपीएससी प्रीलिम्स में वो दिखता है, मतलब जो स्पेसीज के अंदर टॉक्सिन है, एंड जो
इसके सिम्टम्स से हमने देख लिया, बेसिक चीज़ें हैं, और इसकी प्रेजेंस कहाँ है, फ्रेश वाटर में, आपको रिवर वाटर में ये दिख जाता है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। यूएई के जो प्रेसिडेंट आए थे 2 घंटे के लिए, वो भारत आए थे, मोहम्मद बिन जायद, उसी पे ये पूरा आर्टिकल है। और इसमें कॉशियस रहने को कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जो इश्यूज चल रहे हैं ना इतने सारे, तो भारत जो है कोई जल्दबाजी में ऐसा डिफेंस टाई ना कर ले जिससे उसके इक्वेशंस जो है यूएई के साथ तो बेटर हो जाएंगे, बट और जो मेजर प्लेयर्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया एंड अदर प्लेयर्स, उसके साथ खराब हो सकते हैं। तो हम पूरा जो है मामला समझेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया, एक बार फिर से करवा देता हूँ। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन इसका मेंबर नहीं है, हम अच्छे से इसको समझेंगे। पहले ये क्वेश्चन 2016 का कर लो। यूपीपीसीएस में भी इस 2000 लास्ट जो ईयर हुआ है, मतलब 2025 में इसलिए पूछा गया था प्रीलिम्स में। चलते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा कंटेक्स्ट आपको दे देता हूँ। देखो, मिडिल ईस्ट में लास्ट 6-8 मंथ्स का मैं एक आइडिया देता हूँ, और क्यों चेतावनी दे रहे हैं हमारे जो आज के जो ये एडिटोरियल पेज में रिकमेंडेशन दी गई है, क्यों दी गई है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता होगा इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में यूएई में इशू चल रहा है। ठीक है, रुक जाओ, मैं पेज ही ऐड कर। इसराइल और हमास के बीच में, टू बी प्रिसाइज। तो हमास को लेकर जो है जल्दी से इसराइल उस पर जो लगातार अटैक कर रहा था पोस्ट 9 अक्टूबर, आई थिंक 9 या 7 अक्टूबर था, आई फॉरगॉट एग्जैक्ट डेट, जो 2023 में अटैक किया गया था हमास के द्वारा इन इसराइल, जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई। तो उसके बाद इसराइल लगातार अटैक कर रहा था ऑन हमास। ठीक है, और उसकी वजह से बहुत लोगों की जान जा रही थी। तो कतर एक कंट्री है जो आपको पता होगा, जो निगोशिएशंस होते हैं, ऐसे जो इशूज चल रहे हैं खास करके मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान वाला भी इशू था, तो कतर जो है ना कोशिश करता है कि वो निगोशिएट करे, कि जो है दोनों पार्टी के जो दोनों स्टेक होल्डर को बुलाया जाए, अदर जो मेजर प्लेयर्स है उस रीजन में या ग्लोबल लेवल पे उनको बुला के मध्यस्थता करवाई जाए, निगोशिएशन करवाई जाए। तो कतर ना उस समय हमास के लीडर्स को बुलाया था। ठीक है, तो कतर के हमास के लीडर्स जो आए थे कतर में, तो उस पर इसराइल ने डायरेक्टली अटैक कर दिया। अब इसराइल ने जो अटैक किया ना, वो एक बहुत बड़ा इशू था मिडिल ईस्ट में। कतर यूएसए का सबसे बड़ा अलाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अलाइज माना जाता है, और एयर बेस जो है यूएसए का कतर में है। तो यूएसए का अलाई होने के बावजूद इसराइल ने कतर पे हमला कर दिया, मतलब कि अटैक किया ऑन हमास लीडर्स। वो मतलब एक तरह से सिक्योरिटी क्राइसिस पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरह से इसकी वजह से क्रिएट हो गया। अब कतर पे जो हमला हुआ, तो उससे सऊदी अरेबिया पे इम्पैक्ट पड़ा। सऊदी अरेबिया को लगा कि इस तरह से इसराइल तो सऊदी अरेबिया पे भी जो है अटैक कर सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सऊदी अरेबिया ने जल्दी से पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया। आप लोगों को पता होगा, हमने इसे अच्छे से कवर किया है। और अभी जो है सऊदी अरेबिया और यूएई के इक्वेशन सही नहीं चल रहे हैं। एंड जो ट्रम्प है ईरान पे ऑलरेडी इस रीजन में प्रेशर बना रहा है, ईरान से भी यूएई को खतरा है, सऊदी अरेबिया के साथ इक्वेशंस खराब हो गए, और यूएई भी इसराइल जो कर रहा है उसके समर्थन में कभी भी नहीं रहा है। तो यूएई को खुद का एक तरह से मतलब सिक्योरिटी क्राइसिस एक तरह से उसे दिख रहा है, और जो उसके इक्वेशन सऊदी अरब के साथ थे वो बिगड़ गए हैं। मतलब बिगड़ क्यों गए हैं, आपको पता होगा, यमन में दोनों कंट्रीज हौतीज रेबल के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अब क्या हुआ यमन में कि एक सदर्न साइड में सेक्शन है, उसके फेवर में जो है यूएई है, और जो नदर्न साइड में या करंट जो यूनाइटेड नेशन एक्सेप्टेड गवर्नमेंट है, अप्रूव्ड गवर्नमेंट है, उसे सऊदी सपोर्ट कर रहा है, और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक तरह से। तो इस वजह से यूएई और सऊदी अरब के बीच में इशूज चल रहे हैं। अब यूएई इनसिक्योर्ड है, तो वो इस रीजन में बड़े पावर्स की तरफ देख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यूएई इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है ना सेकेंड उस नंबर पे आता है, और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 8th नंबर में सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। देखो, यूएई इज़ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इट इज़ सेकेंड बिगेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एंड 7th बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर, एंड concluded its first bilateral trade agreement with India in 2022। मतलब यूएई का जो पहला बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है 2022 में, सीपा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इस वजह से क्या हुआ, यूएई का जो अभी है
प्रेसिडेंट इंडिया आए थे 2 घंटे के लिए, मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, हाई लेवल मीटिंग थी, जिसमें हमने देखा ना इंटेंट, कल जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें डिफेंस रिलेटेड जो टाई होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें कि आगे जो है ना बहुत सारी चीज़ें होनी है, पोटेंशियल जो दिख रहा है यूएई को, और इंडिया भी सहमत है, तभी तो आगे चीज़ें बढ़ रही है। तो इस आर्टिकल में बेसिकली इसी चीज़ को बताया गया है कि हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि हमारे रिलेशन सऊदी के साथ, ईरान के साथ, इसराइल के साथ, या जो अदर कंट्रीज़ हैं ना उनके साथ और बिगड़ सकता है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के ट्रेड इम्पैक्ट किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या डिफेंस टाइज इतनी उस लेवल पे ले जाना चाहिए जिस लेवल पे सऊदी और पाकिस्तान के बीच चला गया। इवन अब इसमें टर्की को भी ये इंक्लूड करने वाले, ऐसी बात चल रही है। ठीक है, तो यही है पूरा कंटेक्स्ट, आपको समझ आ गया होगा। हम थोड़ा सा जीसीसी को रिवाइज कर लेते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है मिडिल ईस्ट में, जो कि एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्लॉक है। 1980 में ये बना था। मेंबर्स इसके 6 हैं, सऊदी, देन यूएई, कुवैत, कतर, ओमान एंड बहरीन। ठीक है, ये 6 मेंबर कंट्रीज हैं। ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटी, कॉपरेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, एनर्जी कोऑर्डिनेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। ये बेसिक चीज़ें हैं। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ब्लॉक है तो ये सारी चीज़ें हो ही जाती है। भारत के लिए क्यों ये है इम्पॉर्टेंट, जो जीसीसी है। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया, फिर जो यही जीसीसी कह लो टू बी प्रिसाइज, एंड देन वेनेजुला, नाइजीरिया, इन कंट्रीज से हम करते आ रहे हैं, ईरान थोड़े बहुत, और नाइजीरिया या जो नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज है ना कुछ, उससे ऑयल हम खरीदते हैं। अभी क्या हुआ कि लगातार सैंक्शंस जो है ईरान पे है, रसिया से जो ऑयल खरीद रहे हैं उस पर भी यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, और वेनेजुला में क्या हुआ क्राइसिस आपको पता ही है। तो इस वजह से हमारे लिए ये पूरा जीसीसी, जिससे हम ऑयल और नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके साथ हमारे इक्वेशन सही होने चाहिए। तो अगर बस हम यूएई को ही कंसीडर करेंगे तो वो एक इशू बन सकता है हमारे लिए। हमें सऊदी को भी देखना पड़ेगा या अदर कंट्रीज को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस है, मेजर एनर्जी सप्लायर है इंडिया को, ऑयल या एलएनजी की बात करो, होम टू 9 to 10 मिलियन इंडियन डायस्पोरा। अब देखो डायस्पोरा भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब इन कंट्रीज में जीसीसी में सबसे ज़्यादा डायस्पोरा यूएई में ही है, और टोटल अगर देखो तो जीसीसी में 9 to 10 मिलियन इंडियन जो पीपल हैं वो काम करते हैं। और की पार्टनर है ये जो कंट्रीज़ हैं, 6 के 6 कंट्रीज़, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। और स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस ये है कि इंटरनल जो राइवलरीज हैं इनके बीच में, एंड वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स मेक इंडियाज इंगेजमेंट विद द जीसीसी अ केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, सो ऑल टुगेदर देखो तो जीसीसी इंपॉर्टेंट है। ओके, यूएई उसमें कितना इंपॉर्टेंट है हमने देखा ही। 7 सबसे बड़ा इंडिया में इन्वेस्टर है, सेकेंड सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है टू यूएई, और तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई ने जो पहला एफटीए साइन किया वो इंडिया के साथ ही 2022 में साइन किया। तो इस वजह से यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा डायस्पोरा अगर जीसीसी में बात की जाए तो यूएई में ही है। बट हमें क्या करना है, केयरफुल अप्रोच अपनानी चाहिए। क्यों, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। एक डेटा स्पेसिफिक आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया को अगर चाइना को कॉम्पीट करना है तो चाइना की मदद लेनी पड़ेगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक जो है कंसिडरेशन हमें देना पड़ेगा चाइना को। अब बताता हूँ एक थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। भारत जो है चाइना मतलब रिलेशन शुरू से ही, मतलब सेंचुरी कह लो, बहुत पुराना है। एंशियंट टाइम से ही हम दोस्त हैं। तो इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। ठीक है, देखो यूएसए के पास वो लग्जरी नहीं है व्हेन इट कम्स टू सिविलाइजेशनल एथोस कह लो। यूएसए कितने साल पहले बना है, ठीक है, और चाइना इंडिया कितना पुराना है, मतलब हज़ारों साल से ये दो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर मिडिल एज की बात करो तो यही दो कंट्रीज डोमिनेट कर रहे थे, मतलब कि दोनों कंट्री को मिला दो तो 50 to 60% जीडीपी इंडिया चाइना ही हुआ करती थी। लेकिन फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और बहुत सारी चीज़ें बदल गई। लेकिन
21st सेंचुरी को एशियन सेंचुरी भी कहा जाता है, मतलब कि फिर से हम बाउंस बैक कर रहे हैं, मतलब चाइना तो कर ही चुका है, हम भी कर रहे हैं, और कहा जाता है कि यही दो कंट्री फिर से लीड करेंगी जैसे मेडाइवल पीरियड में चल रहा था। ठीक है, तो अब इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको पता होगा, और चाइना सेकेंड है। अब ये दोनों कंट्री जो है वो एशिया में बहुत मायने रखती है, और मायने इस टर्म में रखती है कि इंडिया जो है अभी बहुत ज़्यादा ही रैपिडली ग्रो कर रहा है जितने भी G20 कंट्रीज हैं, बट इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज हैं, और चाइना ने, आपको पता होगा, गलवान क्लैश जो 2020 में हुआ था, उसकी वजह से इंडिया ने, जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने चाइना की तरफ से जो पैसे आ रहे थे FDI, उसको एक तरह से ब्लॉक कर दिया। ओके, अब इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्यों चाइनीज़ जो FDI है या चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब भारत की जो सरकार है वो जो नॉर्म है ना उसको ईजी कर रही है ताकि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भारत में आ सके। अब क्वेश्चन है कि क्या भारत अगर जो कर्ब्स है उसको हटा रही है सो दैट चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ सके, तो क्या चाइना इंटरेस्टेड है इसमें? इस आर्टिकल में ये लिखा गया है, बट हमें क्या देखना है कि भारत क्यों नीड करता है चाइना को। तो एक तो सप्लाई चेन इंटीग्रेशन के लिए पहला पॉइंट, चाइनीज FDI कैन हेल्प इंडिया प्लग इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, हमें हमारी जो पोजीशन है ना ग्लोबल वैल्यू चेन्स में वो बढ़ा देगा अगर चाइना FDI भारत में डालता है, और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग स्केल एंड कंपोनेंट्स, यहाँ भी जो है चाइनाज डोमिनेंस इन इंटरमीडिएट गुड्स मींस डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम चाइना इज हार्ड विदाउट चाइनीज फर्म्स पार्टिसिपेशन। ठीक है, हमें जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्केल या कंपोनेंट्स कह लो, अगर इसको बेटर करना है तो आपको चाइना की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड प्रैग्मेटिज्म ओवर प्रोटेक्शनिज्म, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, रैदर बस प्रोटेक्शन जो है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन के अलावा हमें देखना पड़ेगा जो स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म में देखो तो इकोनॉमिक अगर पावर हाउस इंडिया को बनना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम चाइना को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है। चाइनाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन FDI की अगर बात करें तो 1% से कम रहा है 2000 से 2021 की पूरे हिस्टोरिकली देखो तो इसमें यही बताया गया है। ठीक है, और 2020 से पहले जो कब था तो उसमें भी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, बट चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो टैक्स हेवन कंट्रीज से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो कहने के लिए तो ये 1% से कम है, बट चाइना ने इन्वेस्ट अच्छा खासा किया होगा। ओके, सो आज के जो क्वेश्चन है PYQs उसको हम देख लेते हैं एक बार। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पता है DRC, सेकेंड क्वेश्चन में तीनों सही हैं, मैड लगेगा। ओके, देन वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, कस्टमरी एड्रेस बिल्कुल सेशन फर्स्ट सेशन में है हमारे, द गवर्नर करता है ऐसा, हमने डिस्कस ही किया। और हाँ, अगर कोई कन्वेंशन नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, रूल when a state legislature doesn't have a rule on particular matter it follows the Lok Sabha rule on that matter, दोनों सही होगा C। then we have, यहाँ भी मैड लगेगा, और तीनों स्पेसीज मिल जाते हैं, हमने फीस का तो देख ही लिया, तो ऑल 3 होगा। और ये गोल्डन मशीर जो है ना लगातार UPSC ने 2 बार पूछा है, तो ये एक मछली का स्पेसी है, मतलब फीस स्पेसी है। ठीक है, इसके बाद ईरान नहीं है इसका मेंबर, 6 मेंबर्स हम देख चुके हैं। सो ऑल टुगेदर यही है आपके लिए। कल से हम नए जो है आर्टिकल्स देखेंगे, नए PYQs देखेंगे, और उसके बाद वी हैव PYQ डिकोडर सीरीज। आई होप आप लोगों को आज इससे हेल्प मिली होगी कि आपने सबको कलेक्ट कर लिया। और इसके अलावा जो है मैंने वर्ल्ड मैप के लिए 6 जो थीम्स बताए हैं उसको भी देख लीजिए अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, और साथ में स्कीम्स का और इनिशिएटिव्स का भी 4 ब्रॉड थीम्स बताए जिस पे UPSC क्वेश्चन फ्रेम करती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फाइन, बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़िए।